जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब 20 नंबर का कैसे पूछा जाएगा, चलिए ये भी मैं आपका यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे आपको पता है कि साइंस आपका 3 पार्ट में विभाजित है। पहला क्या है, भौतिक विज्ञान, दूसरा है आपका रसायन विज्ञान और तीसरा है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, तो 3 पार्ट में विभाजित है। तो क्लियर कर दूं कहां से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। भौतिक विज्ञान से 2 प्रश्न आएगा, रसायन विज्ञान से 1 प्रश्न और जीव विज्ञान से 2 प्रश्न। कहने का मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो टोटली अगर देखें 4 दूनी 8 और 4 एक्का 4 और 4 दूनी 8, 8 8 16 4 20 नंबर का पूरा आपका प्रश्न आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रश्न मैं इसमें कराने वाला हूं, यदि आप सभी को तैयार कर लेते हो तो इसकी 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो इसको तैयार करिएगा, नहीं है विश्वास है तो अपने से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। दोस्तों इस चैनल पर हिंदी का कोर्स समाप्त करा दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का कोर्स समाप्त करा दिया गया है। अब इस चैनल पर विज्ञान का कोर्स कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में जो जो प्रश्न आएंगे महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है इस चैनल पर। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका आप पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लघु उत्तरीय के, और जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे ही जाएंगे उनको आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला पूछ लिया दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पूछ लिया यह किन कारणों से होता है दूरदृष्टि दोष, इन दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा बोल दिया किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखिए दोस्तों कभी कभी किरण आरेख आपको बोलेगा बनाने के लिए, कभी कभी नहीं बोलता। ठीक है, तो आप किरण आरेख को तैयार रखिएगा, अगर बोलेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं बोलेगा तो मत लिखिएगा, मत बनाइएगा वहां पे आरेख। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जिस दृष्टि दोष से, यहाँ पे जिस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ये तो हो गया दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब बात आती है इनका कारण क्या है, ये किन कारण से होता है। तो नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। तो ये आपको कारण में 2 कारण लिख देना होगा। अब बात आती है इसके निवारण की, निवारण भी पूछा है, किसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए क्या करते दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बोला था किरण आरेख बनाइए, तो कुछ इस प्रकार से आप किरण आरेख बना दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। थोड़ा मेरा दोस्तों जो कला है यानी आर्ट है वो थोड़ा कमजोर है, मैं कला कम कर पाता हूँ, तो ये थोड़ा गोला बनाइएगा। ठीक है, और गोला बनाने के बाद यहाँ पे एक लेंस बनाइएगा जो उत्तल लेंस होगा, और ये आप आंख के अंदर, ये आंख है समझ लीजिए, ये आंख का संरचना है, आंख के अंदर ये लेंस बनाइएगा। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है उस तरीके से लिखकर जब किरण आरेख बोलेगा बनाने के लिए तब इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, और किरण आरेख बनाइए। ये तो हो गया प्रश्न आपका इस प्रकार से। ठीक है, ये तो था दूरदृष्टि दोष।
अब आप देख लीजिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इन दोनों दोषों में से एक प्रश्न आएगा, आप ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, गारंटी है इसका कि आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। आप एग्जाम जब दे के आओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर ने क्या कहा था। आप पढ़ते चलिए, जो मैं वीडियो में तैयार करा रहा हूं ना, सब तैयार करते चलिए, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। अब आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं हो रहा है तो ये आपकी वहम है, ठीक है। आप इसको भ्रम में मत पड़िए, विश्वास करके जो मैं तैयारी करा रहा हूं उसको आप तैयार करिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है फर्स्ट के जैसा, चेंज क्या है, उसमें दूर दृष्टि बोला था, इसमें बोला निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा उत्तर, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग अलग स्केच डाल रखा है, इसे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर मैंने कारण, फिर निवारण, फिर किरण आरेख, जिस तरीके से मैंने स्केच को डाल रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, उसी तरीके से आप जब बोर्ड एग्जाम में आंसर देने लगिएगा बोर्ड कॉपी पे, तो इसी तरीके से लिख के आंसर दीजिएगा। जितना बेस्ट आप लिखने का प्रयास करेंगे, जितना समझा के लिखने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा नंबर उठेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जिस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हो गया। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। यानी देखिए बोला जिस दृष्टि दोष से पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कारण को, बोला इसके क्या दो कारण हैं। तो इस दोष के क्या कारण है, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। तो पहला कारण आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। दूसरा कारण आप लिखिए नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ये दूसरा कारण हो जाएगा, ठीक है। अब निवारण पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। निवारण इसका क्या होगा, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको उसमें बताया गया उत्तल लेंस, इसमें क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप अपने तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा मैं फास्ट कराने का प्रयास करता हूं। अब बात आती है किरण आरेख बनाने की। तो किरण आरेख आप इस तरीके से बना दीजिएगा, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। किरण आरेख आपको इसी तरीके बनाना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से आरेख बना दीजिएगा जब एग्जाम में पूछेगा तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आपसे पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए। देखिए प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सब रट्टा मत मारिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पे रट्टा मार कर तैयार करोगे, जैसे एग्जाम में बैठोगे वैसे भूल जाओगे। रट्टा नहीं मारना। जब भी आप तैयारी करने लगे किसी भी प्रश्न का, तो उसको कम से कम आप 6 या 7 बार पढ़िए, स्टोरी की तरह, कहानी की तरह। पढ़ने के बाद उसको मन में रिवीजन करिए, मन में बोलिए कि हाँ यहाँ तक ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इस तरीके से तैयार करेंगे ना तो कंफर्म है कि आप कभी नहीं भूलोगे, प्रैक्टिकली तैयार हो जाता है, ठीक है। अपने संगी साथी से बोला करो पूछने के लिए, आप प्रश्न को तैयार करो, अपने दोस्तों से बोलो कि यहाँ पे पूछो, आप मुझसे, भाई बहन हो, दोस्त यार कोई भी हो आपके घर में, आप उससे पूछने का प्रयास, उससे बोलो कि आप पूछो जब मैं प्रश्न तैयार किया हूँ, इसमें से आप चाहे जहां से पूछो। इससे क्या होता है कि आपकी जो तार्किक शक्ति होती है उस क्लियर कर देता है कि आपका तैयारी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में धूल के अति सूक्ष्म कण, गैसों के अणु तथा परमाणु उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है, अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है
तथा यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अब तो आप कारण समझ चुके होंगे, पढ़ लेंगे एक दो बार अपने मन से ना, तो आपको समझ में आ जाए क्यों दिखाई देता है। ठीक है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप आंसर आप कर दीजिएगा एग्जाम में इसी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला है प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आपसे बोलेगा सिर्फ प्रतिरोध क्या है, तो आप यहीं तक आंसर दीजिएगा। अगर बोल दे यह प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध क्या है ये आपको उत्तर नहीं देना होगा, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है सिर्फ उसको लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध सबसे पहले जान लीजिए प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अगर इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, अब देख लीजिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, लिख आप इस तरीके से लिखिएगा, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पहले दूसरे से लिखना शुरू करोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। तो पहला जो है, एक ही पदार्थ तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न लंबाइयों के तारों का प्रतिरोध R लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे आर अनुक्रमानुपाती हम क्या कर देंगे, एल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, एक ही पदार्थ के समान लंबाई परंतु विभिन्न अनुप्रस्थ काट के तारों का प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम B यहाँ पे R व्युत्क्रमानुपाती क्या लिख देंगे, 1/A। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरीके से आंसर दीजिएगा। अगर प्रतिरोध बोलेगा तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, सिर्फ वहां तक आंसर दीजिएगा। अगर आपसे बोल दे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यही दो बातें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है ओम का नियम लिखिए। तो सबसे पहले आप स्केच डाल दीजिएगा आंसर देते समय, ओम का नियम। अब आप लिखना शुरू करेंगे, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित हो, अर्थात हम लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाते I। जब अनुक्रमानुपात को हटाएंगे I को बटे में ले जाएंगे तो V/I बराबर एक R आएगा। R जो होता है क्या होता है, नियतांक होता है। अगर हम V बराबर निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है, IR। ये होता है ओम का नियम। ये आपसे बोले ओम का नियम का संबंध लिखिए, तो आप इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा, जिसे V बराबर होता है विद्युत विभवांतर, I बराबर होता है तार में प्रवाहित विद्युत धारा, और R जो होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। सिर्फ नियतांक लिख देंगे तब भी सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सब आप तैयार करके एग्जाम में जाओगे ना, तो एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे, मैं गारंटी लेता हूं, पूरे प्रश्नों को आप करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो चलिए आंसर देते समय आप यहां पर लिख दीजिएगा बायो-सेवर्ट का नियम, या सीधा लिखिएगा बायो-सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड यानी डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र B से व्यक्त करते हैं, यानी B की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो अब किन बातों पर निर्भर करती, चलिए हम लिखते चलते हैं साथ साथ में। तो पहला जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए मैंने एक चित्र बना रखा है, इस तरीके से आप चित्र को भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो होता है यहाँ पे B होगा वो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दोस्तों B का मतलब समझ रहे ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। अब देखिए चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम लिख देंगे B अनुक्रमानुपाती I। तीसरा हो जाएगा आपका चालक खंड से बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/R² हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों नियम में, चौथा होता है धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच
के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं बी क्या दोस्तों, ज्या मतलब होता है साइन, तो यहाँ पे बी अनुक्रमानुपाते साइन थीटा हम लिख देंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम लिख देंगे तो एक हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फार्मूला में यहाँ बताना नहीं था इसलिए हम फार्मूला को बताएंगे नहीं। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप सब नियमों को तैयार कर लेते हैं तो क्लियर है कि आपके एग्जाम में जब आप पूरे प्रश्न को लिख के आओगे, आंसर को दे के आओगे, तो 4 नंबर इस प्रश्न से लेके आओगे। ठीक है, क्लियर है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। और अब ये बात आती है कि नियम क्या क्या है, तो नियम को थोड़ा आप विधिवत तैयार कर लीजिएगा। बी यहाँ पे देखिए, बी समान अनुक्रमानुपाते डेल्टा है, बी व्युत्क्रमानुपाते 1/r² और बी अनुक्रमानुपाते आप यहाँ पे कर दीजिएगा, देखिए बी अनुक्रमानुपाते साइन थीटा। तो अगर ये रूल तैयार रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले मैं एक बात यहां पे बताना चाहता हूं आपको। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो न्यूमेरिकल है आपके फिजिक्स में, न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में 2 या 3 न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा। आंकिक प्रश्न जो होता है वो आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा। तो मैं क्लियर कर दूं आपको, जो न्यूमेरिकल है उसका मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं आपके एग्जाम में, जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है और जब पूछे जाएंगे किस आधार पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वैसे सभी प्रकार के न्यूमेरिकलों को मैं एक अलग से वीडियो में करा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल आप नहीं करा रहे हो, तो न्यूमेरिकल मैं अलग वीडियो में कराऊंगा, ताकि सिर्फ उसमें पूरा न्यूमेरिकल ही रहेगा और आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यह आपका वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप वैद्युत मोटर बोले या वैद्युत जनित्र, देखिए यहां बोला है वैद्युत बोले या विद्युत बोले, टेंशन मत लीजिएगा। वैद्युत और विद्युत का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, वैसे बोलते विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है, तो अब घबरा मत सर तो वैद्युत बताएं, तो वैद्युत और विद्युत वही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर देखिए लिख भी रखा है, एक तरफ वैद्युत एक तरफ विद्युत। आप चाहे विद्युत लिखो चाहे वैद्युत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम देख रहे थे दोनों के बीच में अंतर। तो पहले वैद्युत मोटर की तरफ हम अंतर देखेंगे। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत जनित्र जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसका विपरीत हो जाएगा। अब दूसरा है दोस्तों, विद्युत मोटर में कुंडली को वाय स्रोत द्वारा धारा दी जाती है। क्या लिखोगे यहां पे, इसमें कुंडली को वाय स्रोत द्वारा धारा दी जाती है, लेकिन विद्युत जनित्र में इसमें चुंबकीय क्षेत्र में भी घूर्णन करती है। ठीक है, अब तीसरा नियम लिखेंगे आप, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है वैद्युत मोटर, और जो ये दोस्तों वैद्युत जनित्र है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चौथा नियम देख लीजिए दोस्तों, चौथा अंतर है इसका, इसमें कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। और यहां पर जब लिखेंगे विद्युत जनित्र के अंतर्गत, तो इसमें लिखेंगे इसमें कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7, दोनों में आपको अंतर बताना था। अंतर इस तरीके से आप लिख देंगे। अब बात यहाँ पे अगर चेंज भी क्वेश्चन में कुछ करेगा तो इस तरीके से बोलेगा कि वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र के बीच 3 अंतर लिखिए। अब चारों को तैयार कर रखिएगा, 3 बोलेगा 3 लिखिएगा, 2 बोलेगा 2 लिखिएगा, चारों बोलेगा तो चारों लिखिएगा, और सिर्फ अंतर बोलेगा तो आप 3-4 लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। वाम हस्त का मतलब बाएं हाथ का नियम। आपसे बोलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, जो हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप तैयार रखना है, हर साल जब पूछा जा रहा है तो इसको हम क्यों छोड़ें, इसको तैयार कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी वाम हस्त का नियम। तो लिखेंगे क्या आंसर में, ध्यान दीजिए, लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एवं मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। अगर चित्र बनाने के लिए बोल देगा तो चित्र भी इस तरीके से आप बना दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा, जो अंगूठा होगा चालक पर बल हो जाएगा, और जो ये दोस्तों तर्जनी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, और जो मध्यमा अंगुली होगी वो विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तैयार रखिएगा इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है दोस्तों, इसका नियम आप हमेशा तैयार रखिएगा और हमेशा हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो दिमाग में रखे रहिएगा कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। चलिए आंसर को देख लेते हैं हम दोस्तों। अपघटक विशेष प्रकार के उपभोक्ता हैं। ये मृत पादपों और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड आदि को मुक्त करते हैं। वे इन पदार्थों को पादपों द्वारा पुनः उपयोग करने के लिए मिट्टी, जल और वायु मुक्त करते हैं। इस प्रकार ये पर्यावरण में पोषक तत्वों को पुनः चक्रण तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। तो परितंत्र में अपघटकों की यही क्या है, भूमिका है। तो आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का अगर एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो इस तरीके से आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। तो सबसे पहले बोल दिया विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, उसके बाद बोला इसका मात्रक। तो सबसे पहले विद्युत धारा का डिफिनीशन लिखोगे तो विद्युत धारा का डिफिनीशन हो जाएगा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। चाहे आपसे विद्युत धारा की तीव्रता का परिभाषा बोला जाए या विद्युत धारा की बात की जाए तो डिफिनीशन आपका सेम होगा और इसका जो फार्मूला होता है I = Q/T होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके मात्रक की। बोला इसका मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है और कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। दोनों में से आप कोई मात्रक लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा राशि यानी विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो विद्युत धारा कौन सा राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए विद्युत धारा कैसा राशि है तो अदिश राशि है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, धमनी और शिरा में 4 मुख्य अंतर बताइए। तो एक तरफ आप लिख दीजिएगा धमनी, एक तरफ लिख दीजिएगा आप शिरा। तो 4 अंतर बोला है मैंने, यहाँ पे कई अंतर लिख रखे हैं। अगर आपके एग्जाम में 5 अंतर बोल देगा तब क्या करोगे, मैं 4 ही अंतर लिखा दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6-7 अंतर लिखवा दे रहा हूं। आपके एग्जाम में कितना अंतर बोल रहा है, सिर्फ अंतर भर बोल रहा है। अब आप देखिएगा किसके अंतर्गत प्रश्न पूछा है, अति लघु उत्तरी के कि लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे बोल देगा क्या दोस्तों 4 मुख्य अंतर बताइए, तो पहले अंतर को आप धमनी की तरफ देख लीजिए। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और शिरा में इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अंतर देख लीजिए, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। और दूसरा शिरा देखेंगे तो शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। अब तीसरा अंतर जो होगा दोस्तों, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और तीसरा शिरा में होगा, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, इनकी गुहा सकरी होती है, किसकी, धमनी की, और शिरा की इनकी गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, अब धमनी में देखिए दोस्तों ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती, लेकिन शिरा दोस्तों यह खाली होने पर पिचक जाती है। धमनी में देखेंगे दोस्तों, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष धमनियों सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। और यहाँ पर शिरा में देखेंगे तो पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 7-8 अंतर करा रहा हूँ, आप 4-5 तैयार कर लीजिएगा। इनमें से कपाट नहीं होते हैं और इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, 8वां देख लीजिए दोस्तों, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, किसका दोस्तों, धमनी का। लेकिन शिरा का दोस्तों यह गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है, क्या, शिरा। अब देख लेते हैं दोस्तों 9वां है दोस्तों अंतर, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं, लेकिन जो शिरा होता है यह प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। तो दोस्तों ये कुछ आपके हो गए अंतर, जो मैंने 9 अंतर इसमें करा रखे हैं। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आप कम से कम 8-7 अंतर को तैयार कर लीजिए। हो सकता है ये प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछ लिया जाए तो कम से कम आपको 250 वर्ड तो लिखने होंगे। 250 वर्ड तब कब पूरा होंगे, जब आप 8 या 9 अंतर को तैयार करोगे। ठीक है, अगर लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 4-5 अंतर लिख दोगे तब भी बेस्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है आपसे रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए एक तरफ आप लिख दीजिए रुधिर, एक तरफ लिख दीजिए आप लसिका। तो पहले हम रुधिर की तरफ देखते हैं। पहला पॉइंट, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और लसिका यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा देखेंगे दोस्तों रुधिर के अंतर्गत, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर को समझते चलिएगा। और रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, उसी का विपरीत है। चौथा पॉइंट देखेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें दोस्तों लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन अधिक, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अब देखेंगे लसिका में तो इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, ठीक है। छठवां पॉइंट है दोस्तों, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। और छठवां देखेंगे यहाँ पे दोस्तों अंतर लसिका की तरफ, तो यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अंतर पूछेगा तो आप इसी तरीके से अंतर आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे नाम ले लेगा कि 4 अंतर 5 अंतर लिखिए, संख्या बता देगा अंतरों का तो उतना लिखिएगा, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा किस प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा। अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो कम से कम आप 5 को तो लीजिएगा ही दीजिएगा, ठीक है, उत्तर में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो 6 कर देंगे तो तब भी सही है, और आप माने 4 कर दोगे तब भी सही है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपका 50 वर्ड के 100 वर्ड के लगभग पहुंच ही जाएगा, ठीक है। और यही अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो आप 1 पॉइंट रुधिर के अंतर्गत लिखिएगा, 1 पॉइंट लसिका के अंतर्गत लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी परिवार नियोजन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, बच्चों पर रोक लगाना। जो बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं आजकल के बच्चे में, तो उस पर अब रोक लगाना, इसी को हम परिवार नियोजन बोलते हैं। या आपसे बोलते हैं गर्भ निरोधन। ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन बोले या गर्भ निरोधन बोले या परिवार नियोजन की, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 प्रश्न लिख रखा हूँ, तीनों प्रश्नों का उत्तर सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख रखा है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या आपसे बोलते गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, या आपसे बोलते परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलेगा गर्भ निरोधन अथवा आपसे परिवार नियोजन, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, गर्भ निरोधन अथवा, दोनों का मतलब एक ही है तो आप अथवा करके लिख सकते हैं, गर्भ निरोधन अथवा परिवार नियोजन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो निम्नलिखित है या अग्रवत है, ठीक है। तो सबसे पहला विधि आप समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला विधि है अवरोधिका विधियां, ठीक है, अवरोधिका विधियां। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छद का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्रवाणुओं के प्रवेश को रोकती है। तो दोस्तों ये हो गया अवरोधिका विधियां पहला। दूसरा विधि क्या है दोस्तों परिवार नियोजन के लिए, ठीक है। तो दूसरा विधि है, इस प्रकार की विधि में स्त्री 2 प्रकार यानी मुखी गोलियां तथा यौन गोलियां प्रयोग करती हैं, ठीक है। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं जो अंडाणु की डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। तो ये हो गया दोस्तों रासायनिक विधि, यानी दवाई के माध्यम से हम परिवार नियोजन को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों तीसरा है, अगर आप जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण बोल देगा तब भी आप यही आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए तीसरा जो विधियां हैं सल या स्थायी विधियां। लास्ट बार अब कितना विधियां बोल रहा है उसी तरीके से आप आंसर दीजिएगा। सिर्फ विधियां बोलेगा 3 आंसर विधियां आप बता ही दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसमें क्रमशः नर नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रमशः नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। तो ये हो गए आपके परिवार नियोजन या गर्भ निरोधन की 3 विधियां, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, आप तैयार कर लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अंतर से आपके एग्जाम में 2-3 तो प्रश्न हर साल ही पूछा जाता है, इसलिए मैं अंतर पर ज्यादा प्रश्नों को करा रहा हूं, ठीक है, इसलिए अंतर वाले प्रश्नों पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला समयुग्मजी के अंतर्गत किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक, यानी कारक का मतलब जीन, एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका समयुग्मजी होती है। अब यही आप बात लिखेंगे विषम युग्मजी के अंतर्गत, तो क्या होगा दोस्तों अंतर, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों यानी जीनों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया पहला अंतर समयुग्मजी और विषम युग्मजी में। दूसरे अंतर को आप देख लीजिए, दूसरा है यह लक्षण शुद्ध होता है, और दूसरा देखेंगे इसमें दोस्तों विषम युग्मजी में यह लक्षण संकर होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। ये आपसे बोलते पाचन में यकृत की भूमिका बताइए। अगर आपसे यहाँ पर बोलते मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि न बोलकर यहाँ बोल दे दोस्तों यकृत का, यहाँ पे यकृत के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, तो सीधा ऐसे बोल देगा। तो यकृत, ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे बड़ी ग्रंथ की बात की जाए शरीर की तो यकृत होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मानव की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है, यकृत होती है। जब पहला प्रश्न बोलेगा तब इतना आंसर देना है, नहीं तो सिर्फ यहाँ से आंसर देना। देखिए दूसरा प्रश्न अगर पूछ लेता है कि पाचन में यकृत की भूमिका बताइए, तो यहाँ पे आप यकृत का यही नहीं लिख देंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ यकृत है, ये आपको तब नहीं लिखना होगा। तब सीधा आंसर आप यहाँ से लिखोगे जब दूसरे प्रश्न से बोलेगा तो, और पहले प्रश्न को अगर बोलेगा तो पूरे को आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यकृत के कार्य या भूमिका की बात की जाए तो आप सबसे पहला बताएंगे आप पितरस का श्रावण करना। ठीक है, दूसरा दोस्तों भूमिका इसकी कार्य है पितृ लवण एवं वर्णकों का उत्सर्जन करना। तीसरी भूमिका इसका हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदन कारक एवं रुधिर स्कंदन की महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन एवं श्रावण करना। और चौथा पॉइंट है दोस्तों विभिन्न माध्यमों की सहायता से मानव शरीर की वसी एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको नियम यानी ये कार्य आपको लिख देंगे, इसकी भूमिका क्या है ये सब आपको इतना लिख देना होगा, 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहां पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो इसमें कुल 3 प्रश्न पूछ लिया है। पहला तो आपसे पूछ लिया हीमोग्लोबिन क्या है, तो चलिए यहां से हम इसको आंसर दे देते हैं। यह एक जटिल प्रोटीन है, इसका निर्माण लौह युक्त वर्ण कहिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, सभी कशेरुकाएं प्राणियों में यह लाल रुधिराणुकाएं, अब यह कहां पाया था दोस्तों यहां बता दीजिए, यह लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसीएस में पाया जाता है। अब बात आती है श्वसन में क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, तो आप पहले आप यहाँ पे आंसर लिखिए, केंचुए तथा अकशेरुकी प्राणियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये तो आंसर हो गया। बात आती है श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, तो अब यहाँ पे आंसर आप देंगे श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करिएगा आप, कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। जब आपसे बोलेगा हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, तो भूमिका बोलेगा तो यहाँ से आंसर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ उसके ऊपर आंसर देकर आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपसे बोल रखा है वृक्क
के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं लिखिए। किसका? वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं लिखिए। चलिए हम आंसर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कार्य, ये उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो, जैसे यूरिया को द्रव्य अवस्था में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वृक्क का प्रथम कार्य हो गया। दूसरा कार्य देख लीजिए, ये रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में भी सहायक हैं। तीसरा देख लीजिए दोस्तों इसका कार्य। तीसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण एवं वाहिकीय श्रावण द्वारा ये रुधिर के पीएच को नियंत्रित रखते हैं, जिससे रुधिर की वांछित अम्लीयता या क्षारीयता बनी रहती है। चौथा देखिए दोस्तों, वृक्क अतिरिक्त पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव्य में निष्कासन करते हैं, जिससे इनका संतुलन बना रहता है। पांचवा देखिए दोस्तों, परानिस्यंदन के बाद वृक्क जल ग्लूकोज तथा अन्य लवणों का पुनः अवशोषण करते हैं, जिससे रुधिर का परासरणीय दाब नियंत्रित रहता है। छठवां देख लीजिए दोस्तों। छठवां क्या होगा? वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे शरीर में रुधिर दाब भी नियंत्रित रहता है। और सातवां दोस्तों पॉइंट है, भ्रूणीय अवस्था में वृक्क यानी RBCS का निर्माण भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको नामांकित का मतलब जब चित्र बनाइएगा तो उसका नाम भी अंकित करते चलिएगा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे चित्र को बना रखा है। पूरे चित्र को आप देखिएगा। सबसे पहले आप इस तरह बनाइएगा, यहाँ पे ये मुख हो जाएगा। अब इसके तरीके के ऊपर मैं मुंडी उंडी नहीं लगाया हूँ, यहाँ पे सिर्फ अंदर की संरचना बनाया, जो पाचन तंत्र का होता है वही संरचना मैंने बनाया है। और ये संरचना बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जामों में, तो आप इसको तैयार रखिएगा। देखिए इस तरीके से सब कुछ चित्र बनाने के बाद पहले देखिए मैं चित्र को आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से चित्र बनाइएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है, तो चित्र कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए चित्र कुछ इस तरीके से, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना लेने के बाद फिर या तो आपके बुक में होगा पाचन तंत्र की संरचना, तो आप वहां से बना लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, इस प्रश्न का माध्यम में बताने का मतलब यही है। देखिए थोड़ा मैं फास्ट कराता हूं, क्योंकि आप यहां से तो बना नहीं पाओगे चित्र को, क्योंकि ये वीडियो चलता रहेगा और पूरा एक साथ तो चित्र दिख नहीं रहा है। तो अपने बुक से इस चित्र को बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगर आपके बुक में देखिए ऊपर से फेस के साथ दिया है तो फेस के साथ बना लीजिएगा। अगर बिना फेस का ऐसा दिया तो ऐसे चित्र आप बना लीजिएगा। याद रखिएगा पाचन तंत्र का चित्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्तों, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप एक तरफ लिख दीजिए श्वासोच्छ्वास और दूसरी तरफ आप लिख दीजिए श्वसन। तो श्वासोच्छ्वास में आप लिखेंगे यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। श्वासोच्छ्वास में लिखेंगे और श्वसन में लिखना होगा तो लिखेंगे यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप श्वासोच्छ्वास की तरफ लिखेंगे यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे श्वसन की तरफ यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है। तीसरा अंतर लिखेंगे आप दोस्तों श्वासोच्छ्वास में, इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है श्वसन में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चौथे पॉइंट दोस्तों, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। एक तरफ आप लिखेंगे इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है और इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका दोस्तों, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। यौनारंभ का मतलब जब लड़कियां 13 या 14 साल की होती है, यानी जवान होने लगती हैं, यानी एडल्ट में होने लगती हैं, वो कहने का मतलब किशोरावस्था में जब आ जाती हैं, तब आपको बताना है कि उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए मैं आंसर यहाँ पर लिखते हैं, लिखिएगा आप यौनारंभ के समय, यानी लड़कियां जब किशोरावस्था में प्रारंभ होती जाती हैं तो उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होता है, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब होता है दोस्तों, स्तनाग्र
स्तनाग्र, स्तनाग्र मतलब स्तन के आगे का भाग, ठीक है, कि त्वचा का रंग गहरा होने लगता है, ठीक है, गहरा का मतलब थोड़ा काला होने लगता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा है रजोधर्म प्रारंभ होने लगता है, रजोधर्म मतलब मासिक चक्र होने लगता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, त्वचा तैली हो जाती है, चेहरे पर मुहांसे निकलने लगते हैं, यानी त्वचा जो होता है चिपचिपा होने लगता है। और पांचवा पॉइंट होगा दोस्तों, श्रेणी भाग चौड़ा तथा निस्तंभ भारी हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा समझाना नहीं है यहाँ पे। और छठवां पॉइंट हो जाएगा, आवाज महीन एवं सुरीली हो जाती हैं जब क्या होती है लड़कियां किशोरावस्था में जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आंसर आप लिख दीजिएगा, ये चाहोगे तो आप अपने से बनाकर भी आंसर वहां पे लिख सकते हो एग्जाम में, थोड़ा लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा, उठपटांग मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला है परमाणु क्रमांक 17 वाले यानी क्लोरीन तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए, ठीक है, वर्ग लिखना है तथा आवर्त लिखना आपको बताना है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, यानी क्या बोला है परमाणु क्रमांक 17 वाले, तो परमाणु क्रमांक 17 वाला क्लोरीन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार क्या होता है 35 होता है, ठीक है। तो आप सीधा लिखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, ठीक है। चूंकि हम इसका कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुल कितने कोष हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कितने कोष हैं, 3 कोष सम्मिलित हैं तथा इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः क्लोरीन आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए के समूह में स्थित है। तो इस तरीके से आपको आंसर दे देना होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है आपसे, मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों को लिखिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, यही आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी। तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम, वृद्धि का मतलब बढ़ते क्रम। अब देखिए दोस्तों, इसमें 8 वर्ग हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, प्रत्येक समूह को उपसमूह ए और बी में विभाजित किया गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं तथा इस समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और चौथा दोस्तों, यहाँ पर अंतर जब देंगे इस तरफ, तीसरा अंतर दिखा जाएगा यहाँ पे, अक्रिय गैसों को समूह 18वें में रखा गया, ठीक है। अब चौथे अंतर को देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर बढ़ते चलते हैं। चौथा अंतर है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। और दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आप लिखेंगे, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह था प्रथम आवर्त में रखा गया। पांचवां लिखेंगे दोस्तों, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान मिला, ठीक है। छठवां पॉइंट लिखेंगे आप, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 7 यानी 7वें समूह में रखा गया है, बल्कि अब छठवां पॉइंट आप आधुनिक आवर्त सारणी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्त के मध्य में रखा गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर जब बोला जाएगा तो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, बोला है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आंसर में हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यानी मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अम्लों तथा क्षारकों में अंतर दर्शाइए। जब अंतर बोलेगा तो एक तरफ आप अम्ल लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ आप लिख दीजिएगा क्षार, ठीक है, या क्षारक लिख दीजिएगा। तो पहले अम्ल लिखेंगे, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है लेकिन क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन जो होता है क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, सेम उसका विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक है।
तीसरा अम्ल अम्ल की तरफ लिखेंगे इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, अर्थात इनके संपर्क में लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि आने पर नष्ट हो जाते हैं अम्ल के अंतर्गत। और इसी तरीके से हम देखेंगे दोस्तों तीसरा पॉइंट क्षारक में, इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है परंतु ये प्रबल अम्लों की अपेक्षा कम संक्षारक होते हैं। चौथा पॉइंट आप देखिए दोस्तों, जब ये क्षारों के साथ, ध्यान दीजिए, जब ये क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। लेकिन चौथा जब पॉइंट क्षारक के अंतर्गत देखेंगे, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस दोस्तों, इसका जब अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल जो क्षार साथ करेगा तो क्षारीय गुण विलुप्त, तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाएगा। और जब यहाँ पे दोस्तों ये क्षारक अम्ल के साथ कार्य करेगा तो इसका अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पांचवा अंतर है, ये जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO, HClO4 आदि। ठीक है, HClO4। ठीक है, इसी तरीके से ये जल में विलय होकर OH आयन देते हैं, जैसे KOH, NOH, COH का होल ट्वाइस और आदि आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप अंतर जब अंतर लिखिएगा अम्लों तथा क्षारकों में तो इस तरीके से अंतर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, मिश्र धातु क्या है, वर्णन कीजिए। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन तथा उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिश्र धातु क्या है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब इस मिश्र धातु के हम देख लेते हैं दोस्तों, 2 मुख्य मिश्र धातु कौन कौन। पहले पीतल देख लेते हैं। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें 70% कॉपर होता है, 30% क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या करते हैं, पीतल का कहाँ पे उपयोग करते हैं दोस्तों, मशीन के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में हम प्रयोग कर सकते हैं पीतल का। ठीक है, अब बात आती है कांसा की। ठीक है, तो कांसा, कॉपर और इंडियम 88% हो जाएगा, 12% दोनों को मिलाकर। तो कांसा किसके प्रयोग में होता है, बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में कांसे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अब 26 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर में आप लिखेंगे क्रियात्मक समूह, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे R बांड OH में बांड OH इस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, अतः यह एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है दोस्तों, अब क्रियात्मक समूह अगर आपसे उदाहरण बोल देगा तो उदाहरण लिखिए किस तरीके से। देखिए उदाहरण बोलेगा लिखने के लिए तो आप उदाहरण लिखेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब उदाहरण देने की बात की जाएगी, जैसे एल्कोहल का बांड OH हो जाएगा, एल्डिहाइड का अणुसूत्र की बात की जाएगी, तब क्रियात्मक समूह सूत्र की अणुसूत्र की बात की जाएगी। इस तरीके से आप लिखेंगे एल्कोहल का क्या होता है क्रियात्मक समूह का सूत्र, बांड OH, एल्डिहाइड का बांड CHO या बांड डबल बांड O बांड CH हो जाएगा, या कीटोन का बांड C डबल बांड O बांड हो जाएगा, या कार्बोक्सिलिक का अम्ल का होगा बांड C डबल बांड O बांड O बांड H। इस तरीके से आप क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, फार्मूले को। ठीक है, जब आप यहां पे अगर उदाहरण बोलेगा सिर्फ उदाहरण लिखने के लिए तो उदाहरण बस इतना लिख दीजिएगा, अगर उसका सूत्र भी लिखने के लिए बोलेगा तो सामने सूत्र इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो आंसर में हम लिखेंगे निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये निस्तापन था, भर्जन में अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। तो आंसर देंगे जब हम अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। जैसे जब क्षारीय गालक यानी MgCO3 अम्लीय अशुद्धि SiO2 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट धातुमल के रूप में पृथक यानी अलग हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे MgCO3 प्लस SiO2, फिर यहाँ पे जब क्रिया करेंगे तो धातुमल होगा MgCiO3 यानी मैग्नीशियम सिलिकेट होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बन कर निकल जाएगा।
तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने लिख रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखिए। तो आपके एग्जाम में आईयूपीएससी पद्धति हर साल पूछा जाता है, आईयूपीएससी नाम हर साल पूछा जाता है। जो मैं यहाँ पे कम से कम 7 आईयूपीएससी नाम कराऊंगा यहाँ पे दोस्तों। अगर आप 7 को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी आईयूपीएससी नाम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे C2H5CHO का क्या बोलते हैं, प्रोपेनल, ठीक है। क्या होगा आईयूपीएससी नाम इसका, प्रोपेनल। CH3CH2COOH का आईयूपीएससी नाम होगा प्रोपेनेइक अम्ल। अब C2H5OH का आईयूपीएससी नाम होगा एथेनॉल। CH3 बांड CO बांड CH3 इसका आईयूपीएससी नाम होगा प्रोपेनोन। CH3CH2CO CH2CH3 का दोस्तों आईयूपीएससी नाम होगा पेंटेनोन 3। और CH3 बांड C ट्रिपल बांड C बांड CH3 का क्या हो जाएगा आईयूपीएससी नाम दोस्तों, ब्यूटाइन 2। और CH3 बांड CHOH बांड CH3 का आईयूपीएससी नाम होगा प्रोपेनॉल 2। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब आप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर में हम लिखेंगे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण का ये संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। अब आपसे अगर इसकी रासायनिक अपक्रिया बोल दी जाए लिखने के लिए, तो रासायनिक अपक्रिया कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, CH2OCOC17H35 बांड CHOCOC17H35 और बांड CH2OCOC17H35 प्लस NOH से साथ जब क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा CH2OH बांड CHOH CH2 बांड OH, यानी ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर अंत में जब पूरा प्राप्त क्या होगा दोस्तों, 3CC17H35 COONA, यानी सोडियम स्टीएरेटेट साबुन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम स्टीएरेट साबुन प्राप्त, यानी इसको हम बोलते हैं साबुन, ठीक है। तो इससे साबुन प्राप्त हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया जब बोलेगा तो इस तरीके से आपको रासायनिक अपक्रिया दर्शाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो पूरा आपका 20 यानी नंबर का मैंने तैयारी करा दिया। कुल यहां से आपके एग्जाम में 5 कह लीजिए, 5 बोल लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा, ठीक है। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो आपको यहाँ पे 4, अगर 5 का सही जवाब आप दे लेते हो तो 20 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। अगर आप 30 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपका जो छूट रहा है आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल छूट रहा है, तो न्यूमेरिकल का मैं अलग से एक वीडियो में करा दूंगा दोस्तों। जितने भी न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको मैं अलग से एक वीडियो में करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मैं आपका पूरा कोर्स तैयारी कराऊंगा, जब मैं प्रॉमिस किया हूं तो पूरा कोर्स तैयारी करा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं हो, ठीक है। अपना काम निकल गया तो बस आप भूल जाते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपका हक है कि वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो अपना तो आपका हक बनता है कि कम से कम आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।